चलो जी, तो लास्ट हेड है सर्विसेज का, अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज। तो इसको कोई नाम नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीजें नहीं है। इसके अंदर जो एंट्रियां छांट छांट के डाली गई है, तो उसको वैसे डाल दी गई जितनी भी एंट्री बच रही थी उनको पहले तो उसका एक हेड बनाया गया, हेल्थ केयर के अंदर डाला, आपके चैरिटेबल के अंदर डाला, इस तरीके से उसको हेड बना के उसको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन कई सारी ऐसी छोटी 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 एंट्रियां हैं जिसका कि अपना अपना हेड बनाएंगे तो बहुत सारे हेड हो जाएंगे, तो उन सबको कहां डाल दिया? अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आएंगी, कुछ आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ ली है, जैसे कि पहला ही जो आपका ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर जब हमने किया था, वहां मैंने देखा था कि भैया ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न जो होता है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अगर कोई चलाता बिजनेस आप पूरा का पूरा बेच देते हो जो कि चलने की हालत में था, तो उस केस में वो जो कंसिडरेशन आपको मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक, तो ऐसे कई सारी सुनी सुनी चीजें भी इसके अंदर आएंगी। तो मुद्दा क्या है कि लास्ट एरिया है, इसमें लास्ट हेड बनाया अदर का और उसके अंदर सारी चीजें भर दी। ठीक, सिंपल है, कोई खास नहीं। यहाँ पे एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, एनालिसिस होता तो इसका अलग है बनाना पड़ता। सिंपल सिंपल सी कॉमन सी चीजें हैं, नाम पढ़ के मोटा मोटा समझ में वो आ जाएगा। थोड़ी बहुत जो चाहिए होगी वो मैं बता दूंगा साथ साथ। देखो एंट्री नंबर 2 है, क्या कह रहा है? सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। तो कोई गोइंग कंसर्न हो उसको आप अगर ट्रांसफर करते हो तो उसके बदले में आप कंसिडरेशन लेते हो। आपने गोइंग कंसर्न को ट्रांसफर किया है कि पूरा पूरा अपना बिजनेस दे दिया या बिजनेस के टुकड़े कर दिया, 4 टुकड़े में उसको बांट दिया, पर वो जो टुकड़े हैं वो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट पार्ट होना चाहिए उसका, आपस में किसी का लेन देना नहीं होना चाहिए। सपोज मेरे एक बिजनेस था, उसके अंदर मैं 2 आइटम के अंदर डील करता था, तो एक आइटम वाला पार्ट था उसका मेरी फैक्ट्री कहीं थी, उस पूरी फैक्ट्री को मैंने बेच दिया। दूसरे आइटम का पार्ट था उसकी फैक्ट्री कहीं और थी, उसको मैंने किसी और को बेच दिया। तो ऐसा हो सकता है कि मैं 2 अलग व्यक्ति को बेचूं, लेकिन उन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इंडिपेंडेंट, उनकी आपस में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी बेच सकते हैं और वो भी गोइंग कंसर्न ही माना जाएगा और वो भी जीएसटी से क्या है? एग्जेम्प्ट। अब यहां बताया कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। तो ऑल्दो मतलब आपको नाम से पता लग रहा है, बट स्टिल कह रहे हैं क्या? मींस ट्रांसफर ऑफ रनिंग बिजनेस, चलता चलाता बिजनेस, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड ऑन बाय द परचेजर एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस। मतलब जो उसको खरीद रहा है वो उसको भी आगे चला पाएगा। चलता चलाता बिजनेस होगा, कोई और खरीद सकता है, उसको चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट shall not cover mere or predominant transfer of an activity comprise a service। मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर कोई पार्ट बेच दो, तो एक पार्ट बेचोगे तब नहीं चलेगा, या तो पूरा बेचना चाहिए या उसका एक इंडिपेंडेंट पार्ट। अगर पार्ट भी है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी नहीं जो कि उसके से परचेज भी करी उसका कोई खास काम नहीं आने वाला। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन कॉमनली रेफर्ड एज स्लम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने अपने टैक्स में पढ़ा होगा, इनकम टैक्स के अंदर। नहीं पढ़ा तो आगे चल के पढ़ोगे फाइनल के अंदर कि स्लम सेल होता है, उसकी हम इनकम टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पूरे बिजनेस का एक लमसम अमाउंट लगा दिया। तो सोचो पूरा बिजनेस कैसे बिकेगा? एक बिजनेस है उसमें मल्टीपल चीजें होंगी, मल्टीपल एसेट्स होंगे, मल्टीपल उसकी गुडविल वगैरह होगी, लैंड वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी। तो मोटी मोटी चीजें तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन छोटी मोटी और जो उसके अंदर की चीजें होंगी वो आप काउंट नहीं कर पाओगे, उसकी प्राइस नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उसके इसमें आप क्या करते हो कि एक लमसम अमाउंट ले लेते हो कि जी मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ 50 लाख का अमाउंट है, ऐसा करो 45 लाख दे दो, पूरा बिजनेस तुम्हारा। जनरली ऐसा लमसम अमाउंट लिया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हम क्या? स्लम सेल। ठीक, अच्छा, सच सेल ऑफ बिजनेस एज अ होल विल कंप्राइज, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगा? कॉम्प्रिहेंसिव सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपके बिजनेस के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी बिक गई, लैंड और बिल्डिंग हो बिक गया। गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, एम्प्लॉइज, गुडविल, एटीसी। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का मतलब क्या है? वो ऑर्डर्स जो कि आपके चल रहे थे उसके ऊपर अभी आपने काम नहीं किया था, कंपनी को कोई ऑर्डर मिला हुआ था, आपने उसको पहले बेच दिया, तो वो ऑर्डर्स भी आपके साथ बिक जाएंगे। मतलब जो खरीदेगा वो उस ऑर्डर्स के ऊपर काम करेगा, वो उसकी गुड्स की सप्लाई करेगा, जो भी बेचना वो बेचेगा। गुडविल है वो भी उसका, एम्प्लॉय है वो भी उसके, तो पूरा आपने चलता फिरता बिजनेस किसी और के हवाले कर दिया। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। सिंस द transfer in title is not merely transfer in title of either the immovable property or goods or even both, it may amount to service and thus has been exempted। मतलब इसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ गुड्स नहीं है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, और जो सारी चीजें आप बेचोगे वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगा? एग्जेम्पशन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एग्जांपल देख लो इसका, रॉयल होटल ग्रुप is in the business of running a chain of restaurants। रेस्टोरेंट चलाते हैं, चेन है इनके पास पूरी उसकी। It intends to sell its business as a going concern, it would not require to pay GST on such sale of its business। ठीक है जी, पूरा चीज का इनका रेस्टोरेंट का, उन्होंने रेस्टोरेंट किसी को बेच दिया तो बेच सकते हैं, कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न आपको सीधा सीधा याद रखना है, पूरा बेचना है या फिर इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर बेचा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो चल जाएगा। 9 आता है अगली एंट्री,
हाईलाइटेड है दैट मींस ये रीसेंट अमेंडमेंट की बात है, ये रीसेंट अमेंडमेंट की बात है। ऑल्दो बहुत इजी है, क्या कह रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू, मतलब कि ये जो फीफा वाले हैं ये सर्विसेज ये दे या इनको कोई सर्विसेज दे, दोनों चीजें कवर हो गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में आप किस नाम से जानते हो, फीफा के नाम से जानते हो, एंड इट्स सब्सिडरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। तो ये जो एक वर्ल्ड कप 2020 होना था, इसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन में फीफा या तो किसी को सर्विस को दे रहा है या फीफा किसी से सर्विस ले रहा है, वो सबका सब क्या हो जाएगा, एग्जाम। लेकिन एक कंडीशन है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हम प्रमोट कर रहे हैं इस टाइप की चीजें कि इंडिया के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो, इस टाइप के वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो और उसके अंदर जीएसटी हम ना लें, ताकि हमारा देश का एक तरीके से नाम हो, लोगों को इसके बारे में पता लगे। तो मोटा मोटा ये पर्पस है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। चलो जी, इंटरनेशनल गेम है, इंडिया में होगा तो अच्छी बात है। नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डायरेक्टर है हमारे, उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा। कौन सा डायरेक्टर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो मिनिस्ट्री के डायरेक्टर साहब हैं, इनको ये लिख के देना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा, क्या, दैट द सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। मतलब क्या है, इस टाइप की जो भी सर्विसेज लिए जाएंगे उसको डायरेक्टर साहब देखेंगे और सर्टिफाई करेंगे कि हाँ जी ये जो सर्विसेज हैं ये उससे ही रिलेटेड है जो कि हमारा वर्ल्ड कप होना है 2020 के। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सर्विसेज किसी अदर वर्ग की चल रही है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो उसको अनअप्रूव कर सकते हैं, तो आपको एग्जामिशन उसकी नहीं मिलेगी, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। रिलेटेड किसका होना चाहिए आपका, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 से ही रिलेटेड होना चाहिए। कुछ खास बात नहीं थी इसके अंदर कि भैया फीफा सर्विस ले रहा है या दे रहा है, बोथ आर एग्जेम्प्टेड, बस शर्त यही है कि डायरेक्टर साहब जो होंगे हमारे स्पोर्ट्स के, वो उसको क्या करेंगे, सर्टिफाई, इसको क्या करेंगे, सर्टिफाई। तो जितनी सी हाईलाइटेड एरिया है बस ये 4-5 टर्म आपको याद रखने और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। नाउ अगला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजिट कार्गो चलते हैं और उसका कोई सर्विस है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम। तो अगेन वही है कि दो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो। ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई की जा रही है जो कि कहां से रिलेटेड है, आपकी नेपाल और भूटान देश से, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है। नाउ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको एक जगह पीछे पढ़ने को कहीं पे आया था कि भैया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के पर्पस के लिए, मतलब किसी को रहने के लिए अगर घर दोगे तो उससे आप रेंट लेते हो। जैसे अगर मैं किराए पे रहता हूं तो मैं किसी को रेंट देता हूं, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो पर्पस है वो क्या है, रेजिडेंशियल है। कॉमर्शियल होगा तो जीएसटी लग जाएगा। नाउ सर्विसेज बाय अ होटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एंट्री नंबर 14 जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, सर्विसेज बाय अ होटल इन गेस्ट हाउस क्लब और कैंप साइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम से जान लो इसको, फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, किसी को ठहरने के लिए या रहने के लिए अगर इस टाइप की चीजें दी जा रही है, इसकी सर्विसेज दी जा रही है, हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू 1000 पर डे और इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ कि आप होटल में स्टे करते हो, लॉजिंग की फैसिलिटी लेते हो होटल से, और होटल वाला जो आपसे कंसिडरेशन ले रहा है वो अगर 1000 रुपए ले रहा है या फिर उससे कम ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें देखो एक हाईलाइटेड यहां पे एरिया आ रहा है, और इक्वल टू, मतलब क्या है कि ये रिसेंट अमेंडमेंट आ गई। पहले क्या था, बिलो 1000, तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर कोई 1000 रुपए लेता था तो वो क्या हो जाता था आपका टैक्सेबल। अब क्या कर दिया गया, उसके अंदर इक्वल टू को भी ऐड कर दिया गया कि भाई 1000 से कम हो या बिल्कुल 1000 भी हो तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कि होटल वगैरह में अगर आप स्टे करते हो तो उसके चार्जेस 1000 रुपए से ज्यादा होंगे तभी जीएसटी लगेगा, उससे नीचे है तो टैक्सेबल, 1000 या 1000 से नीचे है तो एग्जेम्प्ट है, 1000 या 1000 से नीचे है तो एग्जेम्प्ट है, 1000 से ऊपर जाएगा तभी जाके वो टैक्सेबल होगा। सिंपल है, कुछ खास नहीं, पर ये याद रखना है क्योंकि इसके जहां पे भी अमाउंट इन्वॉल्व हो जाता है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को समझना हमेशा कि किसी भी, हम पूरा लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के अंदर क्या है, जनरली थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरेटिकल चीजें आपको याद रहेंगी, बट जहां फिगर्स होंगी उसको आपको अलग से याद रखना पड़ता है, और जहां भी फिगर्स होती है उस पर क्वेश्चन जनरली ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी। ठीक है, जनरली साथ फिगर्स को ही भूलता है। अब 1000 पढ़ा आपने, 7,500 पढ़ा था, फिर 1000 रुपए पर मेंबर पर ईयर वाला भी पढ़ा था आपने, प्रमोशन और प्रोटेक्शन वाली जो बात थी, तो इसलिए जो फिगर ज्यादा आती है तो वो कंफ्यूज करती है, तो वो याद करना अलग से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। अब ये सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज अगर दी जा रही है तो वो भी क्या है आपकी एग्जैक्ट। किसके द्वारा दी जाएगी? सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ये अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च की सर्विसेज देती है तो ऑब्वियसली किसको देती है? गवर्नमेंट के लिए बेसिकली काम चलता है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी की जा रही है इनके द्वारा, ये क्या है? एक्सेप्ट। अगेन बोल्ड है, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट है, तो याद रखना आपको इसको। नाउ सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, भाड़े पे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग STU अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास बस है, मैं बस का ऑनर हूं, और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो होती है, क्या होती है? जिसका काम होता है स्टेट्स के अंदर बसेस चलाना या गाड़ियां चलाना, मतलब जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करना। अब गवर्नमेंट है, सपोज वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पास बस नहीं है, वो क्या करती है? मुझसे किराए पे ले लेती है। मैं बस का मालिक हूं, मैंने किराए पे दिया किसको? गवर्नमेंट को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और किसी को नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट एंटिटी होगी उसको भाड़े पे देंगे तो टैक्सेबल है, बट मैंने किसको दिया है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब इस वर्ड का मतलब यही है कि ये वो अंडरटेकिंग है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। अब अगर मैं ऐसे व्यक्ति को भाड़े पे दूंगा क्या? अपना व्हीकल, जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 12 पैसेंजर्स, उसके अंदर कम से कम 13 पैसेंजर या उससे ज्यादा होने चाहिए। मोर देन 12 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 13 या उससे भी ज्यादा। इतने पैसेंजर्स अगर होंगे और ऐसी व्हीकल को अगर मैं रेंट पे दे रहा हूं, हायर पे दे रहा हूं, किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो वो क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक, ये बेसिकली क्या है? स्टेट्स को थोड़ा सा एम्पावर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बर्डन तो स्टेट्स के ऊपर ही आएगा ना। मैं भाड़े पे दे रहा हूं तो मैं जीएसटी मैं तो पे नहीं करूंगा, कौन पे करेगी? STU, चाहे वो रिवर्स चार्ज में करे चाहे फॉरवर्ड चार्ज में करे, लेकिन बर्डन किसके ऊपर आएगा? STU के ऊपर आएगा। STU का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ही तो है, और वो क्या चाहते हैं कि भैया ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। अब उसके लिए अगर किराए पे लेना पड़ेगा या तो STU परचेज करेगी, विच इज कॉस्टली, तो बेटर है कि अगर वो हायर पे भी लिया जा रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसको कहां डाल दो? एग्जेम्पशन के अंदर। ठीक, नाउ this exemption is applicable to services provided to state transport undertaking and not to other departments of government or local authority। ये चीज मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को ही मिल रहा होगा ये फैसिलिटी, तो ही एग्जेप्ट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट को देते हो या किसी डिपार्टमेंट देते हो, सपोज करो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसको चाहिए व्हीकल ऐसी जिसके अंदर 12 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं, उसने हमसे भाड़े पे लीजिए 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए 10 महीने के लिए जो भी कुछ, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, वो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस क्या है कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं स्टेट्स के लिए, इसलिए STU जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस काम के लिए, उसको ही अगर हम भाड़ा पे देंगे तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएगा। आगे, जनरली सच स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स या कॉर्पोरेशंस आर एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये जो STU बनाई जाती है किस लिए बनाई जाती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देने के लिए टू दी कम्यूटर्स। इफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हायर दी बसेस ऑन लीज बेसिस फ्रॉम दी प्राइवेट पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, द सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स टू सच STU आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। हाउएवर सप्लाईज ऑफ मोटर व्हीकल्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अदर देन STU आर टैक्सेबल। ये भी बात दोबारा रिपीट कर दी कि STU के अलावा किसी को भी दोगे तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सिर्फ STU के लिए छूट है ना। अभी खत्म नहीं हुआ, ये देखो क्या चल रहा था, ये सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, किराए पे दिया जा रहा है। ए पॉइंट आया था, ए पॉइंट में हमने देख लिया STU वाली बात थी। अब डबल है, क्या है ये? अगेन बोल्ड है, मतलब कि कुछ रिसेंट की अमेंडमेंट है। तो अगेन हम हायर पे दे रहे हैं किसी को, उसकी सर्विसेज है, और किसको दी जा रही है? टू लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मींस टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। सेम टू सेम है, यहां पे हम कोई भी व्हीकल नहीं दे रहे, सिर्फ कौन सी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। ये अब किसको प्रमोट किया जा रहा है? ये किसको प्रमोट किया जा रहा है? ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करके क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, उसी के लिए प्रमोट किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब मेरे को अगर किसी को रेंट पे देना है और लोकल अथॉरिटी अगर लेना चाहेगी तो वो जनरली किस वेंडर को ढूंढेगी, किस बंदे को ढूंढेगी? जिसके पास इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल होंगे। क्यों? क्योंकि उसको जीएसटी बचाना है, तो लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। और ये फैसिलिटी किसको देनी है? सिर्फ और सिर्फ लोकल अथॉरिटी को, अगर इसको एग्जेम्प्ट करना है तो। और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल भी जो है वो कितनी होनी चाहिए? ऐसी जिसके अंदर जो कैपेसिटी हो वो कितनी हो? मोर देन 12 पैसेंजर। वो तो सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहां पे किसको इंक्लूड किया? लोकल अथॉरिटी को, लेकिन शर्त लगा दी कि जो व्हीकल होगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। नाउ क्या होगा इसका मतलब? तो वैसे तो आपको पता है, बट पढ़ लो।
कुछ बताना चाह रहे हैं आपको? कह रहे हैं क्या? EOV means vehicle falling under chapter number 87 in the first schedule of the Custom Tariff Act 1975 which is run solely on electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर चलती है, derive from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle. obvious सी बात है, बैटरी होती है, उसमें चार्ज होता है और वो चलती है, फिर चार्ज होता है फिर चलती है। तो इस टाइप की व्हीकल तो आप हायर पे दे रहे हो किसको? लोकल अथॉरिटी को। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। नाउ खत्म नहीं हुआ, अभी वही चल रहा है। फिर अगेन सर्विसेज ऑन हायर वाली है, लेकिन किसको दी जा रही है? टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब आप ध्यान दो, जीटीए आप मिस्टर ए हो, ये जो है ये अपना व्हीकल दे रहा है किसको? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, जिसको जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज करेगा। और जीटीए फिर आगे सर्विसेज देता है कई सारे लोगों को। जीटीए कई सारे टाइप के लोगों को सर्विस देता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो वगैरह वगैरह। आपने देखा कि कुछ केस में जीटीए सर्विस देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट। जैसे कि जीटीए दे रहा है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विस, तो क्या होता है वो? एग्जेम्प्ट। फिर आपने देखा कुछ केस में जीएसटी कुछ रजिस्टर्ड लोगों को सर्विसेज देता है, तो उस केस में क्या लगता है? रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल। और फिर कुछ केसेस देखे जहां पे क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल। तो मतलब क्या हुआ कि दो कैटेगरी है, या तो एग्जेम्प्ट होता है या तो टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल होता है तो फॉरवर्ड चार्ज में भी हो सकता है और रिवर्स चार्ज में भी हो सकता है। रिवर्स चार्ज होगा तो कितना परसेंट होगा? 5%। फॉरवर्ड चार्ज होगा तो कितना परसेंट होगा? 12%। अब वो कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है कि जीटीए आगे क्या काम कर रहा है, हमें मतलब नहीं है। अगर कोई मिस्टर ए जीटीए को व्हीकल दे रहा है हायर पे, तो ये एग्जेम्प्ट है, ये पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट है। आगे क्या कहानी चल रही है वो तो आगे की केस स्टडी है, वो तो आगे की चीजों को देखेंगे तो पता लगेगा कि वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है या कैसे टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हायर पे दे रहा है अपना व्हीकल किसको? जीटीए को, जो कि उसमें उसको यूज करेगा, अपने बिजनेस के अंदर उसको वो यूज करेगा, तो वो क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बेसिकली क्या किया जा रहा है यहाँ पे? प्रमोट। ठीक है, एग्जांपल छोड़ते हैं, पहले एक बार सी और देख लेते हैं, फिर भी इसके एग्जांपल को देखेंगे। अगेन अब हायर वाली हेडिंग चल रही थी कि सर्विसेज है हायर की, किसको दी जा रही है? मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, फैकल्टी और स्टाफ। आपने देखा था, क्या देखा था? कि ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर है, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर है, या फिर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, और वो सर्विसेज लेती है, किस चीज की लेती है? ट्रांसपोर्टेशन की। किसी से भी लेती है तो वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। ऐसा आपने ऊपर पढ़ा था। अब यहां पे उसी को दूसरे सेंस में बता रहे हैं कि अगर कोई दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब ले रहा है उसके लिए एग्जेम्प्ट हो गया, तो देने वाले के लिए एग्जेम्प्ट अपने आप ही हो जाएगा। कंडीशन क्या थी? कि मोटर व्हीकल होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका? स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ के लिए। टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वो आपने देखा था पीछे। तो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। तो उसके इसमें एग्जेम्प्ट है, और तो इसका आपने पहले पढ़ा हुआ था। एग्जांपल देख लो फटाफट से। निशांत ओन्स अ ट्रक व्हिच ही रेंटेड टू सिंधु एंड बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ जीटीए। निशांत जो है वो किसको दे रहे हैं? एक जीटीए को अपना ट्रक दे रहे हैं, किस पे? रेंट पे। आगे सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रक इन द गिवन केस टू जीटीए, जो कि सिंधु एंड बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। निशांत जो है वो जीटीए को ट्रक देगा हायर पे, रेंट पे, तो वो क्या है? हमारा एग्जेम्प्ट है। However, if Nishant had rented a vehicle designed to carry passengers, said activity is not exempt under this entry. मतलब कि हमने जीटीए को नहीं दिया, हमने किसी ऐसे को दिया जो कि पैसेंजर कैरी करता है। अब जीटीए का मतलब क्या होगा? कि वो क्या कैरी करता है? गुड्स। बट अगर कोई पैसेंजर कैरी करने के लिए उसको यूज कर रहा है तो उसके इसमें एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जीटीए को देगा। जीटीए का मतलब क्या है? कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है, वो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं करते हैं। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज किया जाएगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्लियर? नाउ अगला देखो, एंट्री नंबर 23 क्या कह रहा है? जो हाईवेज वगैरह होते हैं वहां पे सर्विसेज दी जाती है टोल चार्जेस की। मतलब कि आप रोड पे जाते हो तो हाईवे वालों ने आपको सर्विस दी, आप उसके बदले में उनको क्या देते हो? टोल टैक्स। तो टोल टैक्स है कंसिडरेशन, और सामने वाले ने आपको सर्विस दी कि आपको रोड यूज करने दे रहा है, वो उसको मेंटेन करके रख रहा है, ये तो सर्विस होती है, उसी के तो पैसे लेते हैं वो। तो इस टाइप का जो कंसिडरेशन है वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। एंट्री नंबर 23 सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ
टोल चार्जेस, तो वो क्या है आपका एग्जेम्प्ट। तो सिंपल से टोल चार्जेस आपको याद रखना है, बात खत्म। आगे सेम पॉइंट, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन अ पेमेंट ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, जब आप लाइसेंस पास वगैरह ले लेते हो किसी का, कि आपने पास बनवा लिया, आप आराम से यूज करते हो और कुछ एन्युटी पेमेंट करते हो, चाहे मंथली कर लो क्वार्टरली कर लो, मतलब एक साथ बल्क पेमेंट करते हो और उसके बदले में आपको क्या मिल जाता है, पास, आप उसको यूज कर सकते हो। तो भी बात वही है, बस एंट्री नंबर 23A हो गया, लेकिन कहानी तो सेम ही चल रही है। तो टोल चार्जेस हो या फिर उसी रोड या ब्रिज को एक्सेस करने के लिए आपने उसको एनुअली कुछ पेमेंट दे दी, क्वार्टरली कुछ पेमेंट दे दी, हाँ मतलब बल्क में पेमेंट दे दी, डेली नहीं देते हो, बल्क में देते हो, आपको उसके बदले क्या मिल जाता है, जनरली पास। तो वो भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट। अगला 25, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, वो आपको बिजली देती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या देती है, आपको बिजली की सर्विस देती है। तो बिजली जो वो आपको प्रोवाइड कर रही है, विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कह लो आप, ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्विस क्या है एग्जेम्प्ट। अब जो बिजली कंपनी होती है वो उसके अलावा और भी सर्विसेज देती है, जैसे कि आपके यहाँ मीटर लगा के गई, मीटर की सर्विस। कई बार आप कहते हो जी मीटर हमें चेंज करवाना है, इसकी जगह में कहीं और लगवाना है, वो आते हैं अपने बंदे को भेजते हैं, वो चेंज करता है, उसका कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं, तो वो चार्ज हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि बाकी सारे चार्जेस जो है वो टैक्सेबल है, सिवाय किसके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का। बिजली आपके घर तक जो पहुंचाई जा रही है ये भी एक प्रकार की सर्विस है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर बिजली कंपनी आपको कोई और सर्विसेज दे रही है तो वो क्या हो जाएंगी, टैक्स। बिजली पहुंचाने वाली सर्विस फ्री है। देखो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। हाउएवर इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी, सीबीआईसी कौन है, सीबीआईसी कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक, जैसे सीबीडीटी होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वैसे सीबीआईसी हमारा, हैज क्लैरिफाइड दैट अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिस्कॉम, डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज जो है वो और अगर सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगी टू कंज्यूमर अगेंस्ट चार्जेस आर लायबल टू जीएसटी, उस पर टैक्स लगेगा। सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ा है, बाकी सभी के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या हुआ कि आपके घर तक कनेक्टिविटी नहीं है, आपने उसके लिए एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन का आपसे फीस लिया गया ताकि आपके घर तक कनेक्टिविटी पहुंचाया जा सके, तो एप्लीकेशन फी क्या है, टैक्सेबल। रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट, कोई मीटरिंग इक्विपमेंट वगैरह आपके घर पे लगाया गया, उससे कोई रेंटल चार्जेस लिया जा रहा है, वो भी टैक्सेबल है। टेस्टिंग फी फॉर मीटर, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, ईटीसी, मतलब बिजली से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट है उसकी अगर आप टेस्टिंग कराते हो, आपको लगता है कि आपका मीटर सही नहीं चल रहा, आपने कंप्लेन किया, वो टेस्ट करने आए, टेस्ट करने आएंगे, कुछ ना कुछ आपसे चार्जेस लेके जाएंगे, वो चार्जेस भी क्या है आपका, टैक्सेबल। लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स और शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइंस, आपको मीटर चेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह, आपका घर बन रहा है, आपने घर नया कंस्ट्रक्ट कराया, फिर उसमें मीटर लगवाया, पुराने घर से तोड़ के उसको नई जगह पे शिफ्ट किया, वगैरह वगैरह, इस टाइप के कोई भी लेबर चार्जेस अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल। चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, आपको बिल नहीं पहुंचा या बिल खो गया आपसे, तो अपना दूसरा बिल मांगो, उन्होंने कहा 10 रुपए लगेगा एक बिल का, डुप्लीकेट बिल का, ऑल्दो नहीं है पर कहीं स्टेट पे होता भी है। तो डुप्लीकेट बिल अगर आप ले रहे हो और उसके लिए अगर कोई चार्जेस वो ले रही है आपसे, तो उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी। ठीक, सिर्फ क्या छोड़ा गया, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, याद रहेगा, सिंपल सी बात है। आगे अगला एंट्री आता है, एंट्री नंबर 44, बात किसकी कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनकम्बेटी टू अप टू अ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन नेमली। अब देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, इनकम्बेटी, इसका मतलब क्या है वो आप नीचे देख लोगे, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझो कि कोई एक व्यक्ति है और उसका टर्नओवर अगर 50 लाख तक है और वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है जो नीचे बताया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, एक्सेस। सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसी एक पर्सन के द्वारा जिसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख तक, उससे ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। 50 लाख तक उसका टर्नओवर है और ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में टर्नओवर 50 लाख से नीचे था, कंडीशन नंबर 1। और दूसरा, अ पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट रिलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट एज अ इनकम्बेटी, मतलब कि उसका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अभी 3 साल खत्म नहीं हुए, मतलब क्या है कि एग्जम्पशन कितने साल के लिए दी जा रही है, 3 साल के लिए। आपने एक बार एग्रीमेंट किया तो उसके बाद कितने साल तक आपको छूट मिलेगी, 3 साल तक, 3 साल खत्म हो जाएगा तो आपकी जो भी सर्विसेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल। या फिर अगर 3 साल से पहले ही आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चला गया तो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 50 लाख तक रहो, 3 साल खत्म ना हुआ हो तो आप एग्जम्पशन की कैटेगरी में आते हो। अब किसकी बात कर रहा है, ये इनकम्बेटी कौन है, मींस एन एंटरप्रेन्योर लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। मतलब क्या हुआ
कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो कि लोकेटेड है इन दो जगहों पे, एक तो टीबीआई शॉर्ट में कहते हैं, दूसरा एसटीईपी शॉर्ट में कहते हैं। मतलब ये वो एरिया है जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप नई नई एक्टिविटीज वगैरह करते हो, इनोवेशन वगैरह करते हो। आगे देखो, रिकॉग्नाइज्ड है बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, and who has entered into an agreement with the TBI STEP to enable himself to develop and produce high tech and innovative products। मतलब एक आप नए सोच के व्यक्ति हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आप गए एक ऐसी जगह पे, लोकेशन पे, जिसको TBI या STEP के नाम से जान रहे हैं, उस जगह पे आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया। वो जो TBI या STEP वाली जो लोकेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। उस जगह पे जाके आपने कहा कि हम आपको ना हाईटेक प्रोडक्ट्स बना के देंगे या इस टाइप की कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह बना के देंगे। तो इस चीज को उन्होंने एग्री किया और आप वहां पे आके अपना काम धंधा शुरू करने लगे। तो प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसको बेच भी रहोगे, कमा भी रहोगे। अगर आपकी कमाई 50 लाख तक है और जो आपने उसका एग्रीमेंट किया, जब आप उस खोज के लिए गए, उस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए गए, उसके 3 साल अभी नहीं बीते हैं, तो तब तक आपको क्या दी जाएगी, एक्सेप्शन। मतलब बेसिकली क्या किया जा रहा है, हाईटेक प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बन सके इसके लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है कि बनाओ जी बनाओ, और हाईटेक प्रोडक्ट बनाओ। तो दो जगह पे जाके बनाना, कहां पे, टीबीआई और एसटीईपी वाली जगह पे, जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और अगर आप बनाओगे तो 3 साल तक आपके ऊपर जो भी आप सर्विसेज दोगे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अच्छा खासा सेटल हो गए, कमाने लग गए, तो फिर जीएसटी आपको देना पड़ेगा, लेकिन टिल देन आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? कहीं ना कहीं हाईटेक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये एग्जेम्पशन लाई गई है। आगे 47A, services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples applied by Food Safety and Standards Authority of India to food business operator। तो बेसिकली FSSAI ये हमारी अथॉरिटी है जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड काम करती है, और ये क्या करती है, लाइसेंस वगैरह देती है। जैसे कि आपको कोई बोर्ड बनाना है, जैसे आप कहते हो ना FSI मार्क्ड है वो या अप्रूव्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, उसका मतलब क्या है कि उसको लाइसेंस मिला होगा। किससे मिला होगा, इस अथॉरिटी से मिला होगा। तो जब लाइसेंस के लिए उसने अप्लाई किया होगा तो उसने पैसे भी दिए होंगे, लाइसेंस फीस वगैरह दी होगी, तो जो उसने फीस दी वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो इस टाइप की अगर कंसिडरेशन आ रही है और इस टाइप की कोई सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, वो क्या है, एक्सेप्ट। ठीक है, सर्विसेज कैसे कैसे हो सकती है, लाइसेंसिंग की हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की हो सकती है, एनालिसिस या टेस्टिंग की हो सकती है, फूड सैंपल वगैरह को टेस्ट कराने की कोई सर्विस है। तो इस टाइप की जो भी सर्विस दे रहा है आपका FSSAI, वो क्या है, एक्सेप्ट। नाउ taxable services provided or to be provided by a TBI STEP recognized by NSTEBD जो हमने ऊपर देखा था, और bio incubator recognized by the Biotechnology Industry Research Assistant Council। देखो NSTEDB ये तो पहले भी आ गया था, एडिशन यहां पे किसकी हो रही है, बायो इंक्यूबेटर की, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है अगेन कहां पे, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन लोगों को भी क्या कर दिया गया, यहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ऑल्दो ये सर्विसेज जो दे रहे हैं वो क्या है, टैक्सेबल सर्विसेज है, लेकिन ये भी कहां आ गए, आपके एग्जेम्पशन के अंदर आ गए। तो आपके इंक्यूबेटर वाले जो थे, जो टीबीआई और एसटीईपी रिकॉग्नाइज थे, उनको तो एग्जेम्पशन दी गई थी, लेकिन वहां पे कंडीशन लगाई हुई है, कौन सी वाली, 3 साल और 50 लाख वाली। साथ ही में इसमें किसको जोड़ दिया गया, आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले को, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है इस टाइप की, वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, आपके एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक एडिशन थी बेसिकली। आगे बात वही है, यहां पे ये किससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कर रहे थे, हाईटेक, और यहां पे किसकी बात करेंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी की। उससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च है या कोई इस टाइप की कोई वर्किंग करना चाह रहा है, कोई नई चीज खोज रहा है, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इसको एग्जेम्पशन को यहां पे इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो जर्नलिस्ट वगैरह है, ये सर्विसेज देते हैं। तो जो ये न्यूज वगैरह कलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, वो भी क्या है, आपकी जीएसटी से एक्सेप्ट। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, नाम से पता लग रहा है जो लाइब्रेरी की सर्विस होती है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, जहां पे आपको क्या मिलता है, किताबें वगैरह मिलती है, by way of lending of books, publications or any other knowledge enhancing content or material। तो इस टाइप की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो भी जो सर्विसेज दे रही है, वो भी क्या है, आपकी एक्सेप्ट।
सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजर है वो सर्विस दे रहा है किस चीज से, बिजनेस एग्जीबिशन की, और वो एग्जीबिशन कहां लगाई जा रही है, इंडिया से बाहर, तो वो भी क्या है आपकी एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, क्या होता है ये, जो कसाई वगैरह होते हैं, ये जो सर्विसेज देते हैं, ये भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग of fruits vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables। मतलब क्या हुआ कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को संभाल के रखते हैं, एक तरीके से प्री कंडीशनिंग करते हैं, उसको बेचने से पहले प्री कूलिंग करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उसकी एग्जिस्टेंट रहे। जैसे आप एक और एग्जांपल देखोगे, इसका कोल्ड वेयर हाउस होता है जहां उसको रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। राइपनिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, रिटेल की पैकिंग करते हैं, उसकी लेबलिंग वगैरह करते हैं। इस टाइप की अगर कोई भी सर्विस आपको दे रहा है इस रिस्पेक्ट में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रिस्पेक्ट में, और क्या नहीं चेंज होना चाहिए उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा आपने पीछे पढ़ा था जब आपने एग्रीकल्चर वाली चीज पढ़ी थी कि भैया उसकी ऐसा नहीं कि आपने सेब से कुछ और बना दिया, सेब ही रहना चाहिए, पैकिंग वगैरह कर रहे हो, लेबलिंग वगैरह कर रहे हो, तो कहां जाएगा वो एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। तो मुद्दा क्या है कि भैया कोल्ड चेन से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है उसके सेंटर्स वगैरह के अंदर, तो वो भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट। तो कोल्ड चेन का बेसिकली मतलब हो गया वही जहां पे अनाज, राशन, फल, सब्जी, इस टाइप की चीजें रखी जाती है, तो वो सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी क्या है एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक है, उनकी मिशन अगर इंडिया में लोकेटेड है और उसकी कोई सर्विस वो दे रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मतलब जो दूसरे देश के जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अगर किसी मिशन के तहत आ रखे हैं इंडिया में और वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। अब ये टर्म क्या होता है, ये आपने पढ़ा था, ये आपने रिसेंट पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी कौन कौन सी होती है, फेमस सारी आपने बॉडीज के अंदर देखी थी, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की। बाय, अब ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं, एज इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पेस बॉडी। मतलब क्या हुआ कि सर्विसेज जो है वो किसको प्रोवाइड की जा रही है, इस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को। कौन सर्विसेज दे रहा है, वहां का अंपायर होगा, रेफरी होगा, प्लेयर होगा, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम मतलब जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंपायर होंगे उसके अंदर, रेफरी वगैरह होंगे, जिस भी तरीके से लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे हैं इस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को। हो रहा है ऐसा, ये नहीं कहा जा रहा कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी सर्विस दे रही है, क्या कहा जा रहा है कि ये जो इसके मेंबर्स है, जो उसके रिलेटेड लोग हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं उस बॉडी को, तो वो क्या मानी जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, मतलब क्या है कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी जो है वो दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को क्या दे रहा है, सर्विस, तो वो भी क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो ध्यान दो यहाँ पे वर्ड क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड टू, किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। इसके बाद बाय, इसको सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा, इंडिविजुअल रिलेटेड पर्सन है, सारे के सारे, प्लेयर हो गया, रेफरी हो गया, अंपायर हो गया, कोच हो गया वगैरह वगैरह, और वही अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसको सर्विस देगी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, वो भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट। शर्तें हैं लेकिन यहाँ पे क्या शर्तें हैं देखो, हाउएवर सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज सेलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर टैक्सेबल। मतलब कि टीम सिलेक्शन के लिए जो सेलेक्टर्स बुलाए गए ज्ञानी लोग, उन्होंने सिलेक्टिंग की सर्विसेज दी, किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दिया होगा, प्लेयर चुनने थे, प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देखा, उसको सिलेक्शन किया, तो इस टाइप के जो सेलेक्टर्स हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, ये लोग जो सर्विस देंगे वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ये एज अ आउटसाइडर है, ये सारे कौन है, आउटसाइडर। तो आपको ये कुछ नाम यहां पे ध्यान रखने हैं, सेलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये लोग जो सर्विसेज देंगे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, वो क्या होंगे आपके टैक्सेबल। द सर्विस ऑफ अ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी व्हिच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इज आल्सो टैक्सेबल। इसमें बताने की जरूरत नहीं थी, अगर प्लेयर है वो किसी को सर्विस दे रहा है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, तो फ्रेंचाइजी वगैरह है, तो भी वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। द टर्म रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी आप पढ़ चुके हो, डिफाइंड अर्लियर इन दिस चैप्टर। तो आपको आप बताते सारे लिस्ट थी उसकी कि कौन कौन से लोग रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर आते हैं। ओके, मैं यहां से यहां आ गया, चलो यहां देख लो, सिंपल है।
सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो, और वो आपको जवाब देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम फीस देनी होती है, विच इज 10 रुपीज। 10 रुपए आपको पे करने होते हैं एक क्वेरी के ऊपर। आप वो सवाल लगा सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, किसी भी पीएससी के ऊपर। ठीक है, आपको अगर कुछ जानना है तो आपने लॉगिन किया, उसके लिए 10 रुपए की पेमेंट करी, आपने सवाल पूछा। जब वो डिपार्टमेंट में गया तो उसने उसका जवाब दिया, जवाब दिया दैट मींस क्या मिली आपको सर्विस, और उसके बदले आपने 10 रुपए क्या दी थी, कंसिडरेशन। तो वो जो पेमेंट आपने की फीस की वो क्या है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो सर्विस जो मिल रहा है आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू अंडर आरटीआई एक्ट, वो क्या है आपका एक्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, services provided by operators of the common biomedical waste treatment facility to clinical establishment by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto। तो मतलब क्या है कि जो आपके क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, बेसिकली मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे कई सारे वेस्ट ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिसको कहते हैं बायोकेमिकल वेस्ट। ठीक है, तो उसको कोई लोग उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट का मतलब क्या है कि उसको वो लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करके आते हैं। इस टाइप की सर्विस दी जाती है किसको, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को, मतलब हॉस्पिटल्स को। तो हॉस्पिटल्स को ऐसी सर्विस दी जा रही है जो भी उनके वेस्ट निकल रहे हैं उस हॉस्पिटल से, उस एस्टैब्लिशमेंट से, उसको डिस्पोज ऑफ करने। तो इस टाइप की अगर सर्विस कोई दे रहा है तो वो भी क्या है आपका एक्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट्स। तो इस टाइप की जो होते हैं आपके, ये भी क्या है आपके एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप प्रोसेस 20। मतलब कि अगर एडमिशन, मतलब क्या हुआ कि अभी तो फीफा कहा गया था कि फीफा वाले लोग जो भी सर्विसेज लेंगे या सर्विसेज देंगे वो एग्जेप्ट हो जाएगा, ऊपर देखा तो सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि आप देखने जा रहे हो, आप दर्शक हो, आप इस वर्ल्ड कप को देखने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपसे टिकट ली जाएगी, विच इज राइट टू एडमिशन। तो राइट टू एडमिशन आपने लिया, उसके लिए कुछ पेमेंट करी, तो वो भी क्या है आपका एग्जेप्ट। अगेन बोल्डेड है, मतलब ये रिसेंट में ही इंसर्ट किया हुआ है ना। जरा सी बात है और काम खत्म। क्या कह रहा है नोट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप formed under the registered under the provision of the Limited Liability Partnership Act 2008 shall also be considered as a partnership firm or a firm। मतलब क्या हुआ कि भैया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में आपने जहां पे भी पार्टनरशिप फर्म या फिर फर्म का नाम सुना था, उसका मतलब आपको ये हमेशा लेके चलना है कि अगर कोई एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो वो भी उसके अंदर क्या है इंक्लूडेड। ये हमें वैसे ही पता है, ये नहीं पता था तो भी अपने को पता था। ये फिर आपको ज्ञान दिया जा रहा है इस किताब के द्वारा, और रेलेवेंट नहीं है बट इन्होंने कुछ ज्ञान की बातें की। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो जीएसटी के अंदर आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन बताई जा रही है, ऐसा ही कुछ हुआ करता था सर्विस टैक्स के अंदर, ऐसा ही कुछ हुआ करता था सर्विस टैक्स के अंदर, जिसको हम बोलते थे नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते थे, नेगेटिव लिस्ट, मतलब इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। तो इन्होंने मतलब इस किताब ने, जीएसटी वालों ने, इस किताब ने, इस मॉड्यूल ने क्या किया कि जो सर्विस टैक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस वगैरह थे जो कि उन्हें लगा कि कॉमन है जीएसटी के अंदर भी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि पहले की दुनिया वो बातें सर्विस टैक्स के ऊपर लगाया करती थी, अब वो जीएसटी के ऊपर, मतलब कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसके ऊपर पहले सर्विस टैक्स नहीं लगता था, अब जीएसटी नहीं लगता। तो उसको समझाने के लिए इस मॉड्यूल के अंदर सर्विस टैक्स के भी कुछ प्रोविजंस को, कुछ आइटम्स को उठा के इंसर्ट कर दिया गया जहां जहां जरूरत पड़े। मतलब हम पढ़ चुके हैं जो भी पढ़ना था, उसके अंदर से ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ आइटम्स हमने कुछ कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ी होंगी एक्सप्लेनेशन के अंदर। ऑब्वियसली बात है, लॉ के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो एनालिसिस जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कई सारी ऐसी भी एनालिसिस होगी, कई सारे ऐसे भी कंटेंट होंगे विच इज नॉट अंडर जीएसटी एक्सप्लेनेशन, जो कि इन्होंने कहां से उठाया, सर्विस टैक्स के एक्सप्लेनेशन से, जो उनको लगा क्या है वो कॉमन, और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो समझाने के पर्पस के लिए वहां से उठा लिया गया। इस चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ऑल्दो इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे हैं देखो, स्टूडेंट्स, आप लोगों को कहा जा रहा है, students may know that some of the entries granting as the exemption from GST are similar to the negative list entry granting exemption under the erstwhile service tax law। Similar है उसके, ठीक है जी। Therefore, clarifications pertaining to said negative list entry exemption provided in the service tax education guide and educational aid released for facilitating the stakeholders to obtain preliminary understanding of the provision wherever it seems relevant under GST law have been incorporated at relevant places। जहां जहां इनको लगा कि जरूरी है जीएसटी लॉ के अंदर, वहां उन्होंने वहीं से उठा के इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट बात नहीं थी, लिखी हुई थी, हमने समझ ली कि क्या लिखा है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 4
एग्जेम्पशन। हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। रिवीजन कर लेंगे एक बार इसकी आगे वाले पार्ट के अंदर, जिसमें समराइज तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोशिश करूंगा कि उससे आपको कुछ चीजें याद भी हो, ऐसा कुछ आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे कि वो सारे के सारे जो 23rd पॉइंट्स है, मतलब 23 पॉइंट्स है, वो सारे सारे क्या हो जाए, या एटलीस्ट हेड याद हो जाएगा, फिर अंदर के कुछ पॉइंट्स है उसको आपको इंडिविजुअली याद करने हैं। ठीक है, चलिए यहां तक इतना ही। कहीं ना कहीं चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कुछ डाउट्स निकल के आए तो अभी पूछ लो, या अगली क्लास तक पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद तो ये दिखाई नहीं देगा आपको। हाँ नहीं, वो तो पूरा एग्जाम कर दिया ना। पब्लिक लाइब्रेरी बेसिकली क्या रेवेन्यू लेती होगी? आप जो रेवेन्यू आपको वो लीज पे देती है, एक तरीके से आपको इशू करा के लेके आते हो, तो कुछ ना कुछ आप पेमेंट करते हो, नॉमिनल चार्जेस, या फिर जो उसकी मेंबरशिप वगैरह होती है वो पे करते होगे आप लाइब्रेरी की। बहुत नॉमिनल चार्जेस है। हो सकता है आप ये कह लो कि भैया हो सकता है पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़े लेवल की है, वो 1 करोड़ रुपए कमा रही है, कोई बात। एग्जाम काम कैसा कर रही है देखो ना, क्यों एग्जाम किया जा रहा है, कब कमा रही होगी? जब इतने लोग पढ़ने को इच्छुक होंगे, इतने लोग पढ़ने को इच्छुक होंगे, अच्छी बात है ना, प्रमोशन तो हो रहा है। तो सेंस ये देखो ना कि सेंस ऐसा है जो कि नोबल कॉज, एक तरीके से ऐसा कंटेंट है जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि ठीक है बेटा और पढ़ो, अच्छी बात है। तो लाइब्रेरी अगर उस पर्पस से कुछ कमा रही है, विच इज ऑब्वियसली वेरी नॉमिनल। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी अगर ज्यादा पैसे चार्ज कर रही होगी तो उसके पास मेंबर ही नहीं होंगे। जनरली वो क्या होती है, बहुत नॉमिनल फीस होती है। इस सेंस में उसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट। क्योंकि अगर उस पर जीएसटी लग जाएगा तो मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान आपसे 1000 रुपए ले रहा था एज अ मेंबरशिप फीस, अब कितनी लेगा आपसे? 1180 रुपए, 18% का टैक्स लग जाएगा। आप जो कि एक स्टूडेंट थे उसके लिए वो क्या हो गया, बर्डन। वो 1000 रुपए बेचारा बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पा रहा था, सपोज करो कि वो 1000 रुपए बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पा रहा था, अब उसको कितने देने पड़ेंगे? 1180 रुपए। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में नेगेटिविटी आएगा, छोड़ लाइब्रेरी जाना ही नहीं, छोड़ पढ़ाई करनी ही नहीं। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, जीएसटी नहीं लेंगे, जो नॉमिनल फीस है वो वापस पे करो, जीएसटी की बुक कर दी, ताकि आपको एक तरीके से बूस्ट मिलेगा कि हाँ ठीक है लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कॉज है बेसिकली, इस वजह से इसको हटाएंगे, और कोई लिमिट है नहीं। और कोई बात? उसको आया था, पूछो पूछो पूछो, उसके बाद ही बंद करूंगा ना वीडियो। हाँ, एंट्री नंबर, हाँ, ये सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं यार? देखो हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ये सर्विसेज किसको दी जा रही होगी? कि सपोज उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कि पंखे में लगाया जाएगा तो पंखे की क्वालिटी बढ़ जाएगी। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कि किसी प्रोजेक्टर में लगाएंगे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, लैपटॉप में लगाएंगे उसकी क्वालिटी। तो हाईटेक प्रोडक्ट का मतलब ये ना, टेक्नोलॉजी में इनहेंसमेंट आ रहा है, तो वो किसको देंगे? किसी और ऐसे कंपनी को, किसी ऐसे प्रोवाइडर को, किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को जिसके में वो काम आएगा। तो डिपेंड करता है वो क्या इन्वेंट कर रही है और किसके लिए इन्वेंट कर रही है, उसका फोकस कौन है, उसका मेनली बायर कौन होगा। किसी की तो पर्पस के लिए कर रहे होंगे ना, बिजली में कर रहे हो, पानी में कर रहे हो, जय मर्जी में कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो लोगों के काम आता होगा, और उसको काम में लाने के लिए बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई कंपनी होगी, टाटा होगा, रिलायंस होगा, कोई तो होगा, या कोई छोटी मोटी कंपनी होगी जिसको डील करती होगी। हो सकता है ना हो तो वो खुद ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो डिपेंड करता है वो क्या इन्वेंट कर रहा है और वो किस पर्पस के लिए, कहां पे वो यूज होगा, किस चीज को उससे आसान किया जाएगा। ना 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 ना, वो तो बस बेसिकली क्या है कि देश में कुछ नई इनोवेशन वाली चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को सर्विस देगा। टर्नओवर मेरा आ रहा है वहां पे, मैंने कोई एक पार्क में गया जो आईटी पार्क था, वहां के अंदर मैंने एसटीईपी जो है हमारा, वहां पे गया, मैंने अपनी कंपनी खोली, वहां पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं, बेचता हूं, कोई दिक्कतें आती हैं, फिर वो सामान वापस आता है, फिर मुझे लगता है अच्छा इसके अंदर कोई कमी थी, मैं नए तरीके से उसको बना रहा हूं। इस तरीके से इन्वेंशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए आपको 3 साल दे दिया गया कि चलो बेटा करते रहो इन्वेंशन, करते रहो इन्वेंशन, कभी तो वो पॉपुलर होगा, कभी तो किसी के समझ में आएगा कि हाँ ये चीज काम की है। चाहे आप डायरेक्टली पहुंचा दो कस्टमर तक, चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू पहुंचो, कि अगर आपको छोटा मोटा पार्ट्स बना रहे होगे तो वो तो इंडिविजुअली खरीदेगा, वो खरीदेगा कोई मैन्युफैक्चरर जो कि उस पार्ट को यूज करेगी किसी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो किसी भी तरीके से आप उसको फाइनली क्या कर रहे हो, बेच ही तो रहे हो। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी टाइप की कोई चीज बना रहे हो, कोई फॉर्मूला बना रहे हो, तो वो आपका सर्विसेज का पार्ट हो जाएगा। कोई आइटम बना के बेचोगे तो वो गुड्स का पार्ट हो जाएगा। कुछ भी हो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फॉर्मूला बना रहे हो, कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो कि हाँ कुछ ऐसा मिलाएंगे कि इससे ये बन जाएगा, तो डिपेंड्स कि वो क्या इनोवेट कर रहा है। द थिंग इज कि हाईटेक इनोवेशन की बात हो रही है, वहां पे उसको एनहांस करने की बात हो रही है, पर्पस ये है भाई। ठीक है, और बताओ, चलो जी।